गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप सब? स्वागत करते हैं आपका हम इस सेशन में। विद्यार्थियों, आज का ये छोटा सा सेशन कक्षा 10 एवं कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थियों के लिए है। उनके लिए इसमें शुभकामना भरा संदेश है और कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका पालन हमें अवश्य ही करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। विद्यार्थियों, सबसे पहले तो आप सभी को जो छात्र छात्राएं परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं उन समस्त विद्यार्थियों को अशेष शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना है कि वे आप सब पर ऐसी कृपा करें कि आप सब तनाव मुक्त रहें और आपका अध्ययन यानी आपकी पढ़ी हुई विद्या परीक्षा भवन में आपके काम आए और आप सब इच्छित अंक प्राप्त कर सकें। विद्यार्थियों, एक बात तो गांठ बांध लें कि आपको डरना घबराना बिल्कुल नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। देखिए, आप ही सब हैं जिन्होंने खूब परिश्रम किया है, इसलिए आप डरें तो बिल्कुल नहीं। सकारात्मक विचार से जाएं, परीक्षा दें और विश्वास करें कि आपका पेपर बहुत ही अच्छा होने वाला है। विद्यार्थियों, सबसे पहले तो ये सुनिश्चित कर लें कि आप ही हैं जो इतने दिन से अपने समस्त विषयों का पूर्ण मनोयोग से अध्ययन किए हैं, तो किसी प्रकार का असंतुलित दबाव लेने की आवश्यकता नहीं है। आप सबने खूब परिश्रम किया है, जी तोड़ मेहनत की है, दिन रात एक करके जाड़ा गर्मी बरसात इन सभी मौसमों के कष्टों को झेलते हुए भी आपने अपना अध्ययन जारी रखा। इसलिए परिणाम तो आपके मन मुताबिक होना ही है। इसलिए भगवान से भी हमारी यही प्रार्थना है कि वो आपकी मेहनत का समुचित फल प्रदान करें। आप सबको ढेर सारा आशीर्वाद। हमारे भावी राष्ट्र निर्माताओं, निश्चित ही आपकी मेहनत का सुखद परिणाम आपको प्राप्त होगा और हाँ, इसी में हमारी भी प्रसन्नता है। तो घबराएं बिल्कुल नहीं, आप अच्छा करेंगे। निश्चित रूप से आपका पेपर अच्छा होने वाला है। मन में यही सकारात्मक विचार लेकर घर से निकलें, यानी आप मन में यह विचार करते रहें कि आप जरूर अच्छा करेंगे और हमारी भी यही शुभकामना है। विद्यार्थियों, अब दूसरी चर्चा करते हैं कि जैसे कल परीक्षा है तो आप आज ही कल क्या क्या लेकर जाना है परीक्षा केंद्र पर, उसकी एक सूची तैयार कर लें। यानी रफ में ऐसे लिस्ट बना लें क्या क्या ले जाना है, इसकी एक सूची हम यहाँ उपलब्ध करा रहे हैं। आप भी अपनी रफ कॉपी में ये सूची बना लें और ये पन्ना खोलकर अपने सामने रखें जब आप परीक्षा केंद्र पर जाने लगें। तो देखिए, ये सूची आपको दिखाई दे रही है। इसमें प्रमुख बिंदु हैं जिन चीज़ों को आपको भूलना ही नहीं है, आपको लेकर जाना है। अब परीक्षा के लिए घर से निकलते समय आप इस सूची से चीज़ें मिलाते जाएं और जिस चीज़ को रख लें उस पर सही का निशान लगा लें। जैसे प्रवेश पत्र आप रख लें तो सूची में जहां आपने प्रवेश पत्र लिखा है वहां सही का निशान लगा लें। ऐसे अन्य चीज़ों के लिए भी करें। चीज़ें रखें और निशान लगाते जाएं ताकि आप महत्वपूर्ण चीज़ें बिल्कुल भी ना भूलें। नहीं तो ये पता चलता है कि आप परीक्षा केंद्र पर पहुंच गए, कहीं आधार कार्ड नहीं ले गए, कहीं पटरी भूल गए आदि। ऐसा इसलिए होता है विद्यार्थियों क्योंकि परीक्षा केंद्र जाने के लिए बड़ी जल्दी रहती है। उस समय मन होता है कि कब हम जल्दी से जल्दी पहुँचें, कहीं हमें देर आदि ना हो जाए ऐसा। इसलिए ये सूची जरूर तैयार करें। विद्यार्थियों, ऐसा कर लेंगे आप तो आवश्यक चीज़ों को आप नहीं भूलेंगे, जो कि बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। एक और बात कि परीक्षा के लिए जाते समय आप चाहें तो जूते की जगह सैंडल पहन सकते हैं। ऐसा करके आप परीक्षा केंद्र पर अत्यधिक चेकिंग आदि से बचे रहेंगे। विद्यार्थियों, घर से इतने समय से निकलें कि बेहद आराम से जाएं भी और केंद्र पर प्रवेश करने वाले समय से पहले पहुँचें भी। अपनी जेब आदि को खूब अच्छी तरह से घर से ही टटोल के जाएं कि आवश्यक कागज़ के अलावा आपके पास कुछ और नहीं है। विद्यार्थियों, यदि सुई वाली घड़ी यानी जो डिजिटल घड़ी नहीं हो, ऐसी घड़ी आपके पास हो तो अवश्य ले जाएं। यह समय प्रबंधन में यानी टाइम मैनेजमेंट में आपकी मदद करेगी।
विद्यार्थियों, यदि उपलब्ध नहीं है घड़ी तो कोई चिंता नहीं, समय समय पर आपको घंटी के माध्यम से सूचना मिलती रहेगी या आपके परीक्षा कक्ष में भी घड़ी हो सकती है। विद्यार्थियों, अपनी डेस्क पर जब जाएं तो अपनी ही जगह पर मिलान करके बैठें और आसपास देख लें कि कोई अनावश्यक कागज आदि ना पड़ा हो। विद्यार्थियों, अब आपको उत्तर पुस्तिका प्राप्त होगी। इसके कवर पृष्ठ को भरने की जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। इसे भरने से पहले आप अपने प्रवेश पत्र को अपने सामने रख लें। रोल नंबर आदि को अक्षरशः भरें। शब्दों में जहां रोल नंबर लिखना हो वहां शब्दों में लिखें, अंकों में जहां रोल नंबर लिखना हो वहां अंकों में लिखें। जैसे देखिए, एक ज़रा सा उदाहरण देखिए, लिखा है अनुक्रमांक अंकों में, तो इसके आगे लिखा जाएगा आपका रोल नंबर जो कि अंकों में रहेगा। और देखिए नीचे दिखाई दे रहा है शब्दों में, तो वहां पर शब्दों में लिखें। विद्यार्थियों, शब्दों में रोल नंबर ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे आपका रोल नंबर 1 2 4 3 6 है, तो अंकों में तो इसे ऐसे ही लिखेंगे, परंतु शब्दों में आप इसे 12,436 लिख सकते हैं या 1 2 4 3 6 ऐसा भी लिख सकते हैं। दरअसल शब्दों में रोल नंबर इसलिए आपसे लिखवाया जाता है ताकि किसी भी तरह की रोल नंबर संबंधी गलतियां ना हो। कभी कभी हम लोग गिनती किसी दूसरी तरह बना देते हैं और मूल्यांकन करने वाले लोगों को वो चीज़ समझ नहीं आती, तो जब शब्दों और अंकों में लिखा रहेगा तो ऐसी गलती होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहती है। तो विद्यार्थियों, कवर पृष्ठ को भरने में बहुत ही सावधानी बरतें, ऊपर गलती ना हो, काटना ना पड़े किसी प्रविष्टि को। जल्दबाजी में यहाँ कभी कभी उल्टा हो जाता है, यानी शब्दों में अंकों की जगह अंकों में शब्दों की जगह, ये सब ना होने पाए। एक एक प्रविष्टि को ध्यान से पढ़कर भरें। परीक्षा का दिन, तारीख, विषय आदि भी पूरे मनोयोग से भरें। विद्यार्थियों, क्योंकि अब आपके हर विषय के एक एक ही प्रश्न पत्र होते हैं, तो जहाँ पर प्रश्न पत्र लिखा रहे वहाँ पर आप केवल प्रश्न पत्र ये लिखेंगे, यानी प्रथम द्वितीय तृतीय आदि नहीं लिखेंगे। जैसे हिंदी विषय का पेपर दे रहे हैं तो हिंदी में जहाँ प्रश्न पत्र लिखा हो वहाँ पर केवल प्रश्न पत्र लिखें, प्रथम द्वितीय आदि ना लिखें। ऐसे अन्य विषयों के लिए भी करें। विद्यार्थियों, कवर पृष्ठ पूरे मनोयोग से भरें जिससे कवर पृष्ठ की प्रविष्टि में कोई भी गलती ना हो। कवर पृष्ठ भरने के बाद आप पेपर मिलने तक अपनी उत्तर पुस्तिका में बॉर्डर लाइन खींच लें, यानी दोनों तरफ की मार्जिन ले लें। बॉर्डर लाइन यानी मार्जिन संतुलित हो, असंतुलित नहीं, अर्थात मार्जिन बहुत अधिक लेकर कापी नहीं लिखनी चाहिए। मार्जिन का एक नमूना हम आप सबके लिए यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं, इसे ज़रा देखें। देखिए, जैसे ये कापी का एक पेज है। विद्यार्थियों, तो आपको जब कापी मिलेगी तो आपको एक तरफ यानी जिस तरफ से कापी बंद है उस तरफ छिद्रित क्षेत्र रहेगा, दूसरी तरफ छिद्रित क्षेत्र नहीं रहेगा। तो छिद्रित क्षेत्र जितना दूर है उतनी दूर की आप मार्जिन ले लें। जैसे देखिए, ये आपका मान लीजिए कापी का पेज है, इस तरफ छिद्रित एरिया है, तो छिद्रित एरिया को ढकती हुई मार्जिन लें और दूसरी तरफ आए तो दूसरी तरफ की सीमा रेखा यानी मार्जिन थोड़ी ही लें। ऐसा देखें जैसा यहाँ प्रस्तुत है, यानी दूसरी तरफ जिस तरफ छिद्रित क्षेत्र नहीं है उस तरफ थोड़ी मार्जिन लें। जैसे मान लीजिए आपकी कापी ये है और ये छिद्रित क्षेत्र है, तो ऐसे मार्जिन लें और दूसरी तरफ ऐसे। विद्यार्थियों, अब पेज पलटने पर फिर से ऐसी ही प्रक्रिया दोहराएं। ध्यान रहे कि पेज पलटने पर छिद्रित क्षेत्र बदल जाएगा, तो उसे उपरोक्त प्रक्रिया के हिसाब से, यानी जिधर छिद्रित क्षेत्र है उधर उसको ढकती हुई मार्जिन, जिधर छिद्रित क्षेत्र नहीं है उधर थोड़ी सी मार्जिन, इस प्रक्रिया को दोहराएं। और ऐसा करते करते आप सभी पेजों में मार्जिन ले लें। विद्यार्थियों, समस्त पेज में मार्जिन लेने के बाद पेपर मिलने की प्रतीक्षा करें। ध्यान रहे, उत्तर पुस्तिका में भूल कर भी कहीं अपना नाम नहीं लिखना है। पेपर मिलने पर उसमें भी अनुक्रमांक आदि भर लें। कक्ष निरीक्षक ने आपके पेपर और उत्तर पुस्तिका
यानी दोनों में हस्ताक्षर कर दिए हैं या नहीं, यह भी सुनिश्चित कर लें। ध्यान रहे ये कक्ष निरीक्षक स्वयं कर लेते हैं, फिर भी आप जागरूक रहें इसके लिए कि ये चीज़ आपसे गलती ना होने पाए। यानी कक्ष निरीक्षक द्वारा हस्ताक्षर की प्रक्रिया परीक्षा के किसी भी समय की जा सकती है, आपको इसमें चिंता की आवश्यकता नहीं है, आप परेशान नहीं होंगे। फिर भी हम सावधानी के लिए आपको बता रहे हैं कि ये चीज़ें भी आपसे ना छूटें। यानी उत्तर पुस्तिका जमा करने से पहले यह जांच कर लें कि आपके द्वारा ली गई समस्त उत्तर पुस्तिका, यानी यदि ब-सा उत्तर पुस्तिका ली गई हैं तो उन सभी में कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर हो गए हों। विद्यार्थियों, एक विशेष बात कि उत्तर पुस्तिका में कोई प्रश्न बाद में करेंगे तो उसके लिए पेज खाली छोड़कर आप नए पेज में लिखना चाहें तो ऐसा बिल्कुल भी ना कीजिएगा। यानी पेज बीच में खाली छोड़कर आगे अगले पेज में कभी नहीं लिखिएगा। अगले पेज में तभी जाइए जब उसके पहले के पेज लिख लिए गए हों। यानी यदि आप पेज छोड़कर लिखेंगे कि ये वाला प्रश्न अभी हम बाद में आके करेंगे, इसके लिए हम जगह छोड़ देते हैं, तो कभी जब चेक करने वाले आएंगे तो लगेगा कि आपसे पन्ना छुड़वाया गया है, आप नकल आदि करने के लिए उसे छोड़े हैं। तो इसका विशेष ध्यान रखें कि आप सच्चे होते हुए भी फंस सकते हैं, इसलिए पन्ना ना छोड़ें। पेपर में भी किसी तरह का निशान आदि ना लगाएं। विद्यार्थियों, अब आइए थोड़ा सा उत्तर लिखने का तरीका जानते हैं। विद्यार्थियों, सबसे पहली बात, कोशिश करें कि प्रश्नों का उत्तर क्रमवार दें, यानी प्रथम खंड के प्रथम प्रश्न से शुरू करें और अंतिम खंड के अंतिम प्रश्न तक क्रम से ही जाएं। लेकिन यदि यह संभव ना हो तो जो प्रश्न आपको जैसे जैसे आता जाए उसे करते जाएं। बस ध्यान रहे, क्योंकि आप बार बार खंड प्रश्नों का क्रम बदल रहे हैं तो हेडिंग में कौन सा प्रश्न कर रहे हैं यह अच्छे से प्रदर्शित हो। यानी बार बार आप जंप करके लिख रहे हैं, पहले खंड का कुछ कर ले रहे हैं, फिर खंड गा का कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं तो पूरी बात बताएं, ऊपर लिखें कि खंड गा का ये वाला प्रश्न है, ये खंड का ये वाला प्रश्न है, ये ऐसा। विद्यार्थियों, अब यदि आपके किसी खंड के किसी प्रश्न में भी खंड हैं यानी भाग हैं और प्रश्न बहुविकल्पीय या अति लघु उत्तरीय प्रकार के हैं तो उसको इस तरह से लिख सकते हैं। जैसे देखें कि खंड एक बार लिख दें ऊपर, जैसे यहाँ देखें खंड का लिखा हुआ है, और फिर केवल प्रश्नोत्तर नंबर अंकित करके अपना उत्तर दें। जैसे मान लीजिए खंड का प्रश्न 1 में 5 खंड हैं और ये बहुविकल्पीय या अति लघु उत्तरीय प्रकार का है तो ऐसे लिखें। देखें, खंड का एक बार हमने लिखा और प्रश्नोत्तर नंबर 1 का 1 उत्तर लिखें उसका, फिर थोड़ी जगह छोड़ें, प्रश्नोत्तर नंबर 1 का 2 फिर उत्तर लिखें और फिर ऐसे आगे करते जाएं, थोड़ी जगह छोड़ के अगला प्रश्न लिखें। विद्यार्थियों, एक चीज़ ध्यान रहे कि यदि बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न हो तो सही विकल्प भी प्रदर्शित करते हुए सही विकल्प लिखें। यानी ऐसा समझें कि यदि आपको खंड का के प्रथम प्रश्न के प्रथम खंड में प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश की राजधानी है, आपको 4 विकल्प मिले जिसमें से सही विकल्प है खा लखनऊ, तो आप उसका उत्तर ऐसे लिखें खा और उसके आगे उसका उत्तर लखनऊ। देखिए, आप उत्तर में ख भी लिख देंगे तब भी ये चलेगा, परंतु ऐसा लिखेंगे यानी विकल्प में जो लिखा गया है वो भी प्रदर्शित कर देंगे तो ये और ज़्यादा प्रभावी होगा। ऐसा विद्यार्थियों, यदि ये प्रश्न बहुविकल्पीय प्रकार का ना होकर अति लघु उत्तरीय प्रकार का है तो प्रश्नोत्तर नंबर के नीचे से अपना उत्तर लिख दें। ऐसा। अब यदि आपके खंड के उत्तर लघु उत्तरीय या दीर्घ उत्तरीय प्रकार के हैं तो एक उत्तर लिखने के बाद आप खंड आदि पुनः अंकित करें। जैसे खंड का में प्रश्नोत्तर नंबर 2 मान लीजिए लघु उत्तरीय प्रकार का है तो खंड का लिखें, प्रश्नोत्तर नंबर 2 ऐसी हेडिंग लगाएं और फिर एक लाइन छोड़ के यानी जहाँ से हमने लिखना बताया है यहाँ से लिखें। और देखिए, एक और बात है कि आपका उत्तर यदि आपके उसी पेज में पूरा हो और जगह ज़्यादा बच रही हो तो आप दूसरा प्रश्न यानी दूसरे प्रश्न का उत्तर वहीं से लिखना प्रारंभ करें, लेकिन थोड़ी सी जगह छोड़ के। जैसे देखें, हमारा उत्तर पूरा हुआ,
हमें दृढ़ विश्वास है यहाँ पर पूरा हो गया। तो हमने 2 से 3 लाइन छोड़ दी। अभी हम फिर से खंड डालेंगे, प्रश्नोत्तर नंबर डालेंगे और तब फिर ऊपर की भांति लिखेंगे। विद्यार्थियों ध्यान रहे कि जब उत्तर पूरा हो जाए तो नए प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप 2-3 लाइन जरूर छोड़ें, फिर खंड आदि अंकित करके अपना उत्तर लिखें। और हाँ, यदि आपका उत्तर लगभग पूरे पेज में आ रहा हो, केवल नीचे की 2-3 लाइन ही बच रही हो, तो अगला प्रश्न अगले पेज में लिखें। विद्यार्थियों, दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में अधिक पेज लगेंगे, तो एक बार खंड और प्रश्नोत्तर संख्या अंकित करके लगातार लिखें। जब प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाए तब नए प्रश्न संख्या, खंड आदि को अंकित करके नए प्रश्न का उत्तर लिखें। 2 प्रश्नों के बीच में 2-3 लाइन का फासला जरूर रखें। ऐसा जहां आवश्यक हो वहां काले रंग की स्केच पेन का प्रयोग अवश्य करें, यानी जैसे कोई विशेष बात आदि हो तो उसको काले रंग से लिख दें, या ना लिख पाएं तो उसको काले रंग से अंडरलाइन करें यानी रेखांकित करें। इसी प्रकार अन्य प्रश्नों के उत्तर भी दें। आवश्यकता पड़ने पर पुस्तिका अवश्य लें, उसमें कोई भी संकोच ना करें। और विद्यार्थियों, हर संभव प्रयास करें कि आप सभी प्रश्नों के उत्तर दें, यानी कोई भी प्रश्न का उत्तर छूटने ना पाए। खंडों में निर्देश भी दिए गए रहते हैं, यानी कभी कभी खंडों में प्रश्न अधिक रहते हैं और आपको प्रश्न के उत्तर कम देने होते हैं, यानी जितने प्रश्न खंड में दिए रहते हैं उतने का उत्तर नहीं देना रहता, कुछ कम का देना रहता है। तो यह भी भली भांति निर्देश में देख लें। अब देखिए, जैसे खंड खा में निर्देश है कि किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर दीजिए और खंड खा में कुल 6 प्रश्न हैं, तो आपको इन 6 प्रश्नों में से केवल 4 प्रश्न जो आपको बहुत अच्छे से आता हो ही करने हैं। बाद में कभी कभी पता चलता है कि हम किसी खंड के सभी प्रश्न कर डाले हैं जबकि उसमें थोड़े कम करने थे, इससे हमारा समय ही जाता है, आपको अधिक नंबर नहीं मिलते हैं। विद्यार्थियों, परीक्षा कक्ष में किसी से बात ना करें, सहज रहें और अशांति आदि आपके द्वारा ना उत्पन्न हो। बस इन्हीं सारे टिप्स का आप ध्यान रखें, कक्ष निरीक्षक के निर्देशों का पालन करते रहें। कॉपी में आखिर में जब सब प्रश्न हो जाएं तो एक बार अपना रोल नंबर जरूर लिखें, या कक्ष निरीक्षक जैसा बोल रहे हों यानी जैसा निर्देश दे रहे हो कि आप सभी पन्ने में लिखें तो वैसा भी कर सकते हैं, परंतु बाद में समय मिले तो। यानी पहले जो ध्यान देना है वो कि आपको प्रश्न संख्या आदि अंकित करनी है और सभी प्रश्नों का उत्तर देना है। ये सब चीज़ें जो बची हुई हैं ये सब बाद में करना है, रोल नंबर आदि लिखना फिर से ये सब बाद में करना है। विद्यार्थियों, उत्तर पुस्तिका, उत्तर पुस्तिका आदि जब लें तो आप उसमें रोल नंबर आदि भर के उसको नत्थी कर लें धागे से। कभी कभी क्या होता है कि हम रोल नंबर आदि भरना उसमें भूल जाते हैं या बहुत जल्दबाजी में भरते हैं तो थोड़ा वो स्पष्ट नहीं रहता है। और नत्थी इसलिए कर लें कि हमें चिंता नहीं रहे कि कॉपी छीन ली जाएगी यदि समय होने पर, तो हमारी कॉपी नत्थी है, हमारी वजह से समय खराब नहीं होगा। ऐसा विद्यार्थियों, अब हम पुनः आपको परीक्षा की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप पर कृपा बरसाएं, अनंत बलवंत हनुमंत आपके दाहिने विराजमान हों। विद्यार्थियों, परीक्षा देने के बाद हमें अवश्य बताएं कि आपका पेपर कैसा हुआ। विद्यार्थियों, इस सेशन में वैसे हमने समस्त बिंदुओं को सम्मिलित करने का प्रयास किया, परंतु यदि कुछ बिंदु छूट गए हों तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं विद्यार्थियों। और हाँ, यदि आपके पास कोई लिखने का और अच्छा तरीका है तो आप अपने तरीके का ही प्रयोग करें। ये तो एक उदाहरण मात्र था कि आप किस तरह से लिखें, कॉपी स्वच्छ हो, सुस्पष्ट हो, इसका ध्यान रखें। यानी प्रश्नों के उत्तर ऐसे लिखे गए हों कि वो बड़े सुस्पष्ट हों, सुंदर दिखाई देते हों। विद्यार्थियों, इस सेशन के लिए बस इतना ही। अब आपसे विदा लेकर चलते हैं, मिलते हैं किसी दूसरे सेशन में। धन्यवाद।